मैं अपनी कम उम्र और खूबसूरत बीवी का हाथ पकड़े बाजार में घूम रहा था। वो बहुत खुश थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी इसे दिल और जान से चाहता था। बीवी ने मुझसे वदा लिया था कि आज मैं इसे इसकी पसंद की शॉपिंग करवाऊंगा। बाजार जाने से पहले हम एक दही भले वाली दुकान पर गए क्योंकि मेरी बीवी दही बड़े शौक से खाती थी। हम दोनों ने वहां बैठकर दही भले खाए। मैं मुसलसल अपनी बीवी को देख रहा था। अल्लाह ने मुझे किस कदर हुसैन बीवी अता की थी। वो बड़े मज़े से दही भले खा रही थी और मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। दही भले खाने के बाद मैंने इसका हाथ पकड़ा और फिर बाजार की तरफ रवाना हो गए। मेरी बीवी ने चूड़ियां, परफ्यूम, ज्वेलरी, कपड़े सब कुछ लेना था। मैं अपनी बीवी को एक बड़ी सी दुकान ले गया जहां दुनिया जहान की हर चीज मिलती थी। मैंने वहां खड़े लड़के की तरफ इशारा किया कि वो हमें चूड़ियां और परफ्यूम वगैरह दिखाए। लड़के ने जैसे ही हमारी तरफ मोड़कर पूछा कि आपको किस तरह का परफ्यूम पसंद है। अचानक मेरी बीवी इस लड़के को देखकर घबराने लगी और अपना मुंह छुपाने लगी और फिर एकदम से बोली, चुल्लू अवैस। मेरा दम घट रहा है। वो मुसलसल अपना चेहरा छुपा रही थी जैसे इसे कोई खौफ लाहिक हो गया हो। हम अभी इस दुकान में दाखिल हुए थे जब मेरी बीवी ने जल्दी से मुझे ये कहा। मैंने चौंक कर इसे देखा और कहा, अभी तो तुमने चूड़ियां भी नहीं देखें और ना परफ्यूम खरीदा है, फिर ऐसे ही वापस कैसे चले जाएं? वो बोली, ओ मेरा दिल घबरा रहा है, तुम जल्दी से वापस चलो। अभी ये सब लेने को मेरा दिल नहीं चाह रहा। प्लीज अवैस यहाँ से चलो। हमें बहुत देर हो गई है, घर में उम्मी अब्बा अकेले होंगे। मैं इसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि कभी भी इसे मेरे माँ बाप की परवाह नहीं हुई थी। फिर यूं अचानक खड़े खड़े कैसे मेरे माँ बाप याद आ गए, ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी। सामने ही दुकान के काउंटर पर मुझे कासनी रंग की चूड़ियां दिखाई दी। ये वही रंग था जो हम पूरे बाजार में ढूंढ रहे थे लेकिन हमें अब तक नहीं मिला था। अब जब मुझे वो चूड़ियां सामने पड़ी दिखाई दें तो मैं उन्हें यूं छोड़कर नहीं जा सकता था। मरियम, वो देखो, तुम्हारे जूड़े वाले रंग की चूड़ियां यहाँ पर मौजूद है। बस 2 मिनट में अपने हाथ का साइज बताकर खरीद लो। लेकिन वो मेरी बात का जवाब देने की बजाय संजीदगी से बोली, अवैस मुझे वो चूड़ियां नहीं लेनी है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरा दम घट रहा है यहाँ पर। इसके बाद वो मजीद वहां पर नहीं रुकी और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। भैया, क्या हुआ है बाजी को? 13 साला लड़के ने हैरत से हमें मुड़ते हुए देखा तो पूछ लिया, यार कुछ नहीं, ये कहकर मैं भी सख्त चेहरे से वापस आ गया। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम से इसने मेरा सर खाया हुआ था कि अभी तक मेरी शॉपिंग मुकम्मल नहीं हुई। अब जब मैं इसे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर आया था तो वो यूं चली गई थी। हम पीछे कोई 8-9 दुकानें फिर चुके थे। उन सभी दुकानों पर मैंने मरियम को काफी कहा कि वो किसी और रंग की चूड़ियां खरीद ले, मगर वो अपनी बात पर बजिद थी कि अपने जोड़े जैसे रंग की ही चूड़ियां लेगी। फिर अब क्या हुआ था? जब वही चूड़ियां यहां पर दिखाई दें तो इसने लेने की बजाय वापस चलने को कहा। हम दोनों घर वापस आ गए। हालांकि शॉपिंग के बाद हमने डिनर भी करना था लेकिन अब मेरा मूड बिगड़ चुका था। मैंने 1-2 मर्तबा कनखियों से मरियम की जानिब देखा तो वो सापात चेहरा लिए बैठी थी जैसे किसी गहरी सोच में मगन हो। मैंने पहले इससे यूं चले आने की वजह पूछना चाही लेकिन फिर खामोश हो गया कि बताना होगा तो खुद बता देगी। हम घर आए तो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे थे। पहले जब भी हम बाहर से आते थे तो मरियम अपने बच्चों को बाकायदा मलती थी, उनसे बातें करती थी और उन्हें बाहर की सारी बातें बताती थी। लेकिन अब वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। इसके वजूद में जितनी भी हलचल थी वो एकदम से सर्द पड़ चुकी थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्यों लम्हे भर में इसे क्या हो गया है। बच्चों को उनका सामान देकर मैं कमरे में गया तो वो सर पर लिहाफ लिए लेटी हुई थी। मुझे इस पर जितना गुस्सा था गुस्सा खत्म हो गया और मैं परेशान हो गया कि ऐसी भी क्या बात हो गई है कि ये इतनी चुप कर गई है। मरियम, मरियम, उठो, मेरी बात सुनो। और मैंने 2-3 मर्तबा इसे उठाने की कोशिश की मगर वो एक ही जाविये से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैं इसके करीब गया और उठाने की कोशिश की लेकिन वो नरमी से बोली, अवैस इस वक्त मेरा सर दर्द से फट रहा है तो प्लीज अब कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। इस दुकान में जाते ही तुम्हारे चेहरे की रंगत और बातें एकदम से खामोश हो गईं। कुछ नहीं हुआ। वहां पर भीड़ भी तो कितनी थी।
चांद रात थी तो लोगों का शोर रश ट्रैफिक की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं वापस आ गई। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परेशान ना हो, सुबह तक मैं ठीक हो जाऊंगी। ये कहकर मरियम ने दोबारा से लिहाफ अपने ऊपर ले लिया जबकि मैं हैरत से खड़ा इसे देखने लगा। वो जो कह रही थी मुझे इसकी बात पर यकीन भी था, लेकिन मेरे अंदर कोई कह रहा था जैसे कुछ गलत हुआ, कुछ ऐसा जो मैं नहीं जानता और उससे मुकम्मल तौर पर बाखबर भी नहीं हूं। वो चांद रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब चांद रातों में से एक थी, क्योंकि मरियम के साथ शादी किए मुझे 13-14 साल हो चुके थे और उन 13-14 सालों में मुझे नहीं याद कि हमने एक चांद रात भी यूं खामोशी से गुजारी हो। वो बच्चों को माँ बाप के पास छोड़कर मेरे साथ चली जाती और हम चांद रात को भरपूर तौर पर इंजॉय करते। कभी खाना खाते, आइसक्रीम खाते, शॉपिंग भी हम चांद रात वाले दिन ही करते थे। घर वापस आते तो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होते। सबसे पहले वो बच्चों को खाना खिलाती, फिर उनके मेहंदी वगैरह लगाने बैठ जाती, जबकि मैं और अम्मा अब्बा टीवी देखने लगते। फिर जब वो मेहंदी से फारिग होती तो केक बना लेती। यूं हम पूरी रात कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था जो आज हो रहा था। उम्मी ने भी परेशानी से पूछा, अवैस क्या मरियम की तबीयत ठीक है? जब से घर आई है कमरे में बैठी है। तुम दोनों की लड़ाई तो नहीं हुई? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पर मरियम का ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया था, तभी वो कमरे में लेट गई है। अभी उठ जाएगी जरा देर में, अगर तबीयत ठीक हो गई तो। अम्मा चुप कर गईं। बच्चे भी काफी परेशान नजर आ रहे थे, सो मैं उनके साथ बैठकर खेलने लगा। 2-3 घंटे बाद भी जब मरियम कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैं अंदर गया। वो सामने बैठी दीवार को मुसलसल घोर रही थी। मैं इसके पैरों की जानिब देखकर बैठ गया और नरमी से पूछा, क्या बात है मरियम? बहुत परेशान लग रही हो। देखो जो हुआ है मुझे बता दो। अवैस क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने हैरानी से अपनी बीवी की जानिब देखा। वो काफी खोई खोई लग रही थी, जैसे अपनी सोचों के भंवर में बुरी तरह से फंसी हो। बात क्या है मरियम? मैं क्यों नहीं तुम्हें माफ करूंगा? आखिरकार तुम मेरी बीवी हो। वो सब मेरी गलती थी। क्या तुम्हारी गलती थी? अब मुझे इस पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मुझे नहीं बताना चाह रही, और अगर बता भी रही है तो इशारों में क्यों, जिनसे मैं कोई भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। इसने मेरी जानिब सापाट निगाहों से देखा और फिर साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी से भरा जुग उठाकर फर्श पर दे पटका। मैं हक्का बक्का उसकी ये हरकत देखकर दंग रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे क्या कहूं। शोर सुनकर उम्मी अब्बा और बच्चे भी कमरे में आ गए, लेकिन तब तक मरियम की हालत पहले से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो वहशत के मारे अपने बाल नोच रही थी। जब बाल नोच कर थक जाती तो अपने चेहरे पर खुद से ही थप्पड़ लगाने लगती। बच्चे इसकी इतनी बुरी हालत देखकर एकदम से रोने लगे। मैंने मरियम को कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला कि कुछ होश करो, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तुम्हारी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। मगर इस पर किसी बात का भी असर नहीं हुआ था, बल्कि इसका पागलपन का दौरा पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। मैं बच्चों को लेकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि उम्मी उसके पास ही रुक गई। लेकिन वो उम्मी से भी काबू नहीं हो रही थी। मैंने डॉक्टर को फोन करके घर बुलाया। इसने देखा तो बताया कि किसी बात का बहुत ज्यादा दबाव ले लिया है आपकी बीवी ने। हो सकता है माजी की कोई गलती या ऐसी बात उन्हें याद आ गई है जिसे वो आज तक अपने अंदर ही दबाए हुए थी। मैं खामोश रहा। डॉक्टर ने मरियम को नींद का इंजेक्शन लगा दिया और चला गया। बच्चे भी रोते रोते सो चुके थे, जबकि मैं उम्मी अब्बा को उनकी दवाइयां देकर लुटाने के बाद वहीं कमरे में सोफे पर लेट गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब अचानक से किया हो गया है। मेरी और मरियम की शादी को 13-14 साल हो चुके थे, और उन सालों में आज तक कभी मैंने अपनी बीवी की इतनी शदीद हालत नहीं देखी थी। वो हमेशा बहुत पुरसुकून और खुशगवार रहती थी। हमारी शादी भी बहुत अच्छे माहौल में हुई थी। बस शादी के बाद कुछ वाकयात नागवार हुए थे, लेकिन उन दोनों का हम दोनों मियाँ बीवी से कोई भी ताल्लुक नहीं था। बस उनकी तफसील इतनी सी थी कि मेरी बहन घर से भाग गई थी और ये मेरी शादी के 1 माह बाद ही वाकया हुआ था। इसके अलावा मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं था जो उसके लिए अब जाकर 22 तकलीफ हो। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब वो चौंक कर उठी और मुझे देखकर बोली, अवैस जिंदा है? तुमने देखा था ना इसे? जिंदा है वो।
ये देखो, अभी मेरे हाथों से खून भी नहीं उतरा और वो जिंदा है। मैं हैरत से इसे देखता हुआ बोला, क्या बात कर रही हो मरियम? इस वक्त तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सो तुम आराम करो। तुम्हें बेवजह की बातों को नहीं सोचना चाहिए। नहीं नहीं अवैस, वो जिंदा है, वो मुझे भी मार डालेगा। और मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। नरमी से मैंने मरियम के हाथ थामना चाहे तो वो झटका खाकर पीछे हुई और बोली, वो ऐसे कैसे, तुम मुझे छू रहे हो? तुम्हारे हाथों पर भी खून लग जाएगा। तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं, बस मुझे बचा लो। तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बकेला हुई लग रही थी। मैंने करीब पड़ी नींद की गोली इसे पानी के साथ दे दी और अगले कुछ ही लम्हों में वो सो भी गई। लेकिन मेरी नींद हराम हो चुकी थी। पता नहीं वो किसके कत्ल की बात कर रही थी। क्या मरियम किसी को कत्ल कर सकती है? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। वो चलाने लगा मगर मुझे आराम नहीं आ रहा था। मैंने इसी वक्त अपनी सोचों की नफी की और मोबाइल फोन उठाकर गाड़ी की चाबी उठाई। मैं उम्मी के पास गया और कहा, अब कुछ देर मरियम के कमरे में बैठ जाएं, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, अभी थोड़ी देर तक आता हूं, तब तक जागती रहिएगा। वो मेरे कमरे में आ गईं तो मैं गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। मेरा रुख इसी दुकान की जानिब था जहां मरियम की इतनी बुरी हालत हुई थी। मैं वहां गया तो अभी तक वो दुकान खिली हुई थी। मुमकिन था कि ईद की सुबह तक खिली रहती, लेकिन मुझे इस बात से परवाह नहीं थी। मैंने दुकान को अच्छी तरह देखा लेकिन वहां मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिसे मैं जानता हूं। मैंने मरियम की तस्वीर मोबाइल में निकालकर दुकानदार को दिखाई और पूछा, ओ भाई साहब, क्या आप इस औरत को जानते हैं? दुकानदार ने नफी में सर हिला दिया। मैंने इससे मिन्नत की और कहा, खुदारा अपनी दुकान के मुलाजिमों से भी एक मर्तबा पहुंचवा दें, बारी बारी वहां जितने मुलाजिम काम कर रहे थे। मैंने उन सब को मरियम की तस्वीर दिखाई और जानकारी लेने की कोशिश की मगर वहां कोई भी मरियम को नहीं जानता था। फिर मैंने आखिरी मर्तबा ये सवाल पूछा, क्या ये औरत पहले कभी आपकी दुकान पर आई है? मगर किसी ने भी हाँ नहीं भरी। अब मेरी परेशानी में पहले से ज्यादा इजाफा हो चुका था, क्योंकि पहले तो मुझे यही लग रहा था हो सकता है इस दुकान से कोई जान पहचान वाला मिल गया हो तभी वो एकदम वहां से भाग गई थी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं खामोशी से वापस घर आ गया। अम्मा मेरे आने के बाद अपने कमरे में चली गईं तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गया। फिर अचानक से मेरे ज़हन में एक ख्याल आया जिसके तहत मैं स्टोर रूम में चला आया। मरियम की पुरानी डायरियां वहीं पर मौजूद थीं। इसे डायरियां लिखने का बेहद शौक था। इसने अपनी जिंदगी के तमाम अहम वाकयात अपनी इस डायरी में कलमबंद कर रखे थे। पहले तो वो रोज़ डायरी लिखती थी, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी में मसरूफियात बढ़ने लगे तो वो रोज़ की डायरी सिर्फ अहम वाकयात की जानिब मुंतकिल हो गई। 5-6 डायरियां खंगालने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला, सो मैं वापस कमरे में आ गया और उन डायरियों को वापस पुरानी अलमारी में रखना भी भूल गया। सुबह हुई तो मरियम काफ़ी पुरसुकून थी। मैंने इससे रात वाले वाकयात के मुताल्लिक कुछ भी नहीं पूछा और उसने भी कुछ बताना गवारा नहीं किया, बल्कि बड़े सुकून से वो बच्चों को ईद के लिए तैयार करने लगी। मैं अंदर ही अंदर परेशान तो था ही और इससे पूछना भी चाहता था, लेकिन सोचा ईद वाले दिन मुझे खामोश ही रहना चाहिए। ईद का पूरा दिन बड़ा नागवार सा गुजरा, क्योंकि कल रात होने वाले वाकये का असर हम सब घर वालों के दिमागों पर छाया हुआ था। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। किसी ने भी इस वाकये का जिक्र नहीं किया। मरियम भी अपने कामों में मगन थी। एक रोज़ आयशा मेरे पास आई। इसने हाथ में एक पुरानी सी डायरी थाम रखी थी। बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है, जब फारिग हों तब बताइएगा। मैं कमरे में बैठा खबरें सुन रहा था। आयशा की उम्र 11-12 साल थी और इस वक्त वो इंतहाई संजीदा दिखाई दे रही थी। वो इतनी बातूनी नहीं थी, बस जो बात करो इसका जवाब दे देती थी। मुझे आज तक कभी नहीं याद पड़ता कि आयशा ने यूं आकर मुझसे कोई बात करने की ख्वाहिश जाहिर की हो। वो अपनी माँ से ज्यादा अटैच थी। क्या बात है बेटा? उधर आओ, मैं फारिग हूँ, क्या बात करनी है बताओ मुझे। मैंने नरमी से पूछा तो वो अपना सर नफी में हिलाकर बोली, नहीं बाबा, मैं घर में बात नहीं कर सकती, क्या आप मुझे बाहर ले जाएंगे? अब की मर्तबा में चौंक गया कि ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे करना चाहती है। मैं जल्दी से बोला, हाँ मैं फारिग हूँ, चुल्लू आओ बाहर चले। मैं बस जूता चेंज करके आती हूँ और मामा को प्लीज मत बताइएगा। मैं जितना हैरान होता कम था। वो अपना जूता पहनने के लिए कमरे में चली गई, जबकि पीछे मैंने भी गाड़ी की चाबी उठाकर जेब में डाली।
मरियम ने मुझसे पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने टाल दिया और कहा बस ऐसे ही आयशा का कुछ सामान लेना था, वही लेने जा रहे हैं। हम दोनों जब मेन रोड पर आए तो वो सोचते हुए बोली, ओ बाबा, क्या मामा कभी कोई गलती कर सकती है? मैंने हैरत से पूछा, क्यों बच्चे, क्या बात है? क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? जो बात है खिल कर बताओ। नहीं पापा, अब बताएं ना कि आपको लगता है मामा कभी कोई गलती कर सकती हैं। मैंने कंधे उचक्का कर कहा, गलतियां सबसे हो जाती हैं, अब से भी हो जाती होगी, तो इसमें अजीब बात किया। वो खामोश हो गई। कुछ देर बाद फिर बोली, ओ बाबा, मामा किसी को मार सकती हैं भला? मैं मुस्करा दिया और कहा, तो बचपन में आप लोगों की पिटाई की तो थी एक मर्तबा, आपकी मामा भूल गई थी आपको, अब ये याद दिलाऊं मैं आपको? अब मैंने माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा, लेकिन वो काफी संजीदा लग रही थी। ना इसने मेरी बात का जवाब दिया और ना ही मुस्कुराई। अब की मर्तबा मुझे भी संजीदा होना पड़ा। मैंने एक पार्क में जाकर गाड़ी रोक दी और तहम्मुल से पूछा, आयशा, जो भी बात है मुझे खिलकर बताओ, क्योंकि अब मैं परेशान हो रहा हूँ। बाबा ये देखें, इसने एक डायरी मेरे सामने कर दी। इस डायरी को मैं अच्छे से पहचानता था। वो मेरी बीवी मरियम की ही डायरी थी, मगर काफी पुरानी। क्या है इसमें? मैंने हैरानी से पूछा तो वो नरमी से बोली, ओ बाबा, क्या मामा किसी को मार सकती हैं? इस बात पर मैं हंसते हुए बोला, नहीं, पिछले रमजान हमारे घर चूहा आ गया था, पर अब की मामा इसे मारने की बजाय खुद ही कमरे में छप गई थी, भला वो किसी को क्यों मार सकती है? नहीं बाबा, क्या मम्मी किसी की जान ले सकती हैं? अब की मर्तबा में संजीदगी से बोला, क्या बात है आयशा, सही से बताओ ना मुझे, किसकी जान ली है आपकी मम्मा ने? वो डायरी मेरे सामने करती हुई बोली, इसमें सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। वो अब मुझे घर वापस जाना है। मैं डायरी पढ़ने लगा तो इसने मेरे हाथ से लेकर गाड़ी के डैशबोर्ड में वो डायरी रख दी और कहा, अभी मत पढ़े, जब अकेले हों तब पढ़िएगा, और खबरदार किसी को भी ये सब मत बताइएगा कि मैं जानती हूँ कुछ भी। आयशा, मुझे डरा रही हो तुम? मैं वाकई में डर गया था। अब मुझे जल्दी थी कि किसी तरह से मैं वो डायरी पढ़ लूं। बस मैं पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ झर गया तो मरियम खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई थी। मैंने वो डायरी एक मर्तबा गाड़ी में ही पड़ी रहने दी और जाकर मरियम का हाल चाल पूछा तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन खोई खोई थी। यार, बहुत परेशान कर रखा है तुमने, मैंने हल्के फुल्के लहजे में कहा तो वो मुस्करा दी। अवैस, एक बात पूछो मैं तुमसे? मैंने अब्रू उचक्का कर इससे सवाल पूछने की इजाजत दी तो वो नरमी से बोली, क्या कभी तुम्हारे साथ ही हुआ है? तुम्हारे माजी की कोई गलती तुम्हारे सामने आ गई हो? मैं सोच में पड़ गया और कहा, ओ नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारी कोई गलती सामने आ गई? वो नफी में सर हिलाकर कमरे से बाहर चली गई। मैं अभी इसके पीछे बाहर आया और कहा, यार मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। इसने कुछ नहीं कहा तो मैं घर से चला आया। अब मेरा रुख किसी लाइब्रेरी या पार्क की जानिब था जहाँ बैठकर मैं वो डायरी अच्छे से पढ़ सकूं। लेकिन फिर एक जगह पर छांव में गाड़ी रोककर उसके अंदर बैठकर ही मैंने डायरी पढ़नी शुरू कर दी। तलहा से मुझे बेहद नफरत है। वो जब से मेरी जिंदगी में आया है, मैं इससे नफरत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी। जिस तरह वो मुझे देखता है, मुझसे बात करता है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं सो रही थी, इसने आकर मुझ पर पानी फेंक दिया। जब उठी तो मैं पूरी तरह गीली हो चुकी थी और वो खड़ा दांत निकाल रहा था। मैंने इसको पकड़कर अच्छी खासी धुलाई कर दी तो अम्मा ने उल्टा मुझे मारना शुरू कर दिया। अभी डायरी लिखने से पहले मैं अपने जख्मों पर मरहम लगाकर बैठी हूँ। मैं कसम खाती हूँ तलहा, अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। डायरी का एक सफ़ा पढ़कर मैंने हैरत से सोचा, ये तलहा कौन है और मुझे कभी मरियम ने इसके मुताल्लिक बताया ही नहीं। ये काफ़ी हैरानी की बात थी। वैसे भी वो अपने आप में मगन रहती थी, जितनी बात इससे पूछो सिर्फ इतनी ही बताती थी। मगर फिर भी मैंने दूसरा सफ़ा पलटाया तो सामने एक और तहरीर लिखी थी। आज सोआंदर्स मेरे मामूजाद की शादी है और मुझे ना खुशी हो रही है और ना ही दुख, क्योंकि वो तलहा को पसंद करती है और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। इसने मुझे खत दिया था तलहा को देने के लिए, मगर मैंने वो खत छुपाकर खुद से पढ़ लिया, जिसमें लिखा था, तलहा, जब से तुम यहाँ आए हो तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और वो खत मैंने तलहा को दिया ही नहीं। जब सोआंदर्स ने मुझसे इसके मुताल्लिक पूछा तो मैंने कंधे उचक्का कर कह दिया, तलहा ने वो खत पढ़कर तुम्हारा बहुत मजाक बनाया था, किस्म ले लो, मैंने नहीं पढ़ा वो खत। मगर तलहा मज़े ले लेकर मुझे वो खत पढ़कर सुनाता रहा और बहुत हंसा कि अब फुला मोटी नाक वाली सोआंदर्स मुझसे मोहब्बत करेगी।
इसके बाद सोआंदर्स ने कभी भी तलहा से बात नहीं की थी। तलहा तो वैसे ही खानदान ने कहीं ना जाता था, ना किसी से बात करता था। सौम्य भी मज़े में थी क्योंकि मुझे कोई डर या परेशानी नहीं थी कि वो किसी को कुछ बताएगी या तलहा से पूछेगी। अब आज सोआंदर्स की शादी हो रही है तो मुझे हंसी भी आ रही है कि इसने तलहा के साथ शादी के ख्वाब देखे थे और अपनी जानिब से वो तलहा को बुरा भला कह रही होगी, जबकि इस बेचारे के तो फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं है। ओ सॉरी सोआंदर्स, मगर मैं नहीं चाहती इस शख्स से मेरा कोई रिश्तेदार भी बात करे या मुंसलिक हो जिसने मेरी खुशियां छीनी है। नफरत है मुझे तलहा से, और अगर तुम इससे शादी कर लेती तो मुझे तुमसे भी नफरत हो जाती। यहाँ पर डायरी का दूसरा सफ़ा भी मुकम्मल हो गया। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ता जा रहा था, मरियम की शख्सियत का ये वाला पहलू मेरे सामने खड़ा मुझे मुँह चिढ़ा रहा था। मैं जो दावा करता था कि मैं मरियम को अच्छे से जानता हूँ, आखिर 13-14 साल की शादी निभाना कोई मजाक नहीं है। आज मेरे इस भरम का बुत भी पाश पाश हो गया, क्योंकि इस डायरी वाली मरियम को तो मैं कभी जानता ही नहीं था, जिसके दिल में इस तलहा नामी शख्स के लिए बेशुमार नफरत थी। और वो था कौन? मैं तो ये भी नहीं जानता था, वरना देखने में मरियम से ज्यादा पुरसुकून और सोबेर इंसान मुझे आज तक नहीं मिला था। अल्लाह बस इसका भरम कायम रख। डायरी का अगला सफ़ा पलटते वक्त बे-इख्तियार मैंने दुआ की कि यहाँ कोई ऐसी बात ना हो जो मैं मरियम के मुताल्लिक कभी सोच भी नहीं सकता। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मेरी माँ ने अब्बा के पीर पकड़े थे कि मुझे इस घर में रह लेने दो, मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। मगर अब्बा खुद को इंसान नहीं कुछ और ही समझ रहे थे। उन्होंने मेरी माँ का कोई भरम कायम नहीं रखा और रात की तारीकी में खड़े पांव उन्हें तलाक दे दी थी। मैं तेजी से अब्बा की जानिब भागी ताकि उन्हें ये नापसंदीदा अल्फाज कहने से रोक सकूं, मगर वक्त गुजर चुका था, देर हो गई थी। मैंने अपनी माँ की चीख सुनी और फिर उसके बाद मेरी नज़र तलहा पर पड़ी, जो मुझे देखकर मुस्करा रहा था। शैतानी मुस्कुराहट इसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि इस शख्स का मैं खून पी लूं। वो क्यों ऐसा था? मेरी इससे क्या दुश्मनी थी? कुछ भी नहीं, पता नहीं वो ये सब क्यों करता था। यहाँ अगला सफ़ा भी ख़त्म हो गया। अब मेरे अंदर तजस्सुस काफ़ी बढ़ चुका था, ये जानने के लिए आखिर ये तलहा है कौन, और मरियम ने इसका कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने अगला सफ़ा पलटाया लेकिन वो फटा हुआ था। बाकी सारी डायरी भी खाली थी और आखिर वाले सफ़े पर लिखा था, इस रात में पागल हो रही थी जब तलहा ने मना कर दिया था। मैं अवैस से शादी नहीं कर सकती। वो मेरा खून खोल रहा था, मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। अवैस का रिश्ता जब से आया था वो मुझे इस वक्त से पसंद था। पता नहीं क्यों एक तस्वीर देखकर ही मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी, मगर तलहा ने मना कर दिया कि अवैस के घर उसकी शादी नहीं हो सकती। उम्मी भी इसकी बात मान गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जबकि वो मुझे भी मना कर गया था, तुम वहां पर हरगिज शादी नहीं करोगी। मैंने तलहा से कोई बात नहीं की क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने इससे कुछ कहा तो बहुत तल्ख कह बैठूंगी। मैंने अम्मा को साफ साफ मना कर दिया कि वो कौन होता है हमारे घर के मामलात में बोलने वाला। मैं नहीं चाहती मेरी शादी आ किसी भी मामले में वो बोले, ना वो मेरा भाई है ना ही कोई रिश्तेदार, सो इसे इन मामलात में शामिल मत करे। मगर अम्मा ने मेरी एक ना सुनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानियों से महरूम ना रहें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन लगा।